स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुर्खियों से आगे और आपके साथ मैं हूं स्वप्निल और मेरे साथ हैं राहुल अवस्थी और सहयोगी मनोज। बातचीत की शुरुआत करें, वो कौन सी खबरें हैं जो आज सुर्खियों में रही उस पर बातचीत करूं। एक छोटी सी कहानी उससे पहले बताना चाहता हूं। एक राजा था जिसे इंसानों पर भरोसा नहीं था और उसे अंगरक्षक बनाने थे। तो वो अफ्रीका के जंगलों से कुछ बंदरों को बुलवाता है, 4 बंदर अगर मैं एग्जैक्ट कहूं तो वो बुलवाता है। उन्हें युद्ध कला में पारंगत करता है, उन्हें द्वंद्व युद्ध सिखाता है, तलवारबाजी सिखाता है और अपना बॉडीगार्ड बना लेता है। अब जब रात को सोने जाता है तो पलंग के चारों कोनों पर एक एक बंदर तलवार लेकर खड़ा होता है। एक मच्छर उड़ते हुए राजा की नाक पर बैठता है, राजा हाथ हिलाते हैं, फिर बैठता है, फिर राजा हाथ हिलाते हैं, मच्छर को उड़ाते हैं। बंदर को लगता है राजा की जान खतरे में है और वो तलवार चला देता है। अब राजा की गर्दन कटी या नाक, ये फैसला मैं आप पर छोड़ता हूं, लेकिन ये कहानी मैंने आपको क्यों सुनाई ये आज के इस प्रोग्राम के अंत तक आते आते आपको समझ में आ जाएगा। आज एक और घोषणा पत्र जारी हुआ है। गठबंधन एक है लेकिन घोषणा पत्र अनेक है। आज आरजेडी ने जारी किया है अपना घोषणा पत्र। कई सारे वादे हैं, उन पर मैं बातचीत करूंगा, लेकिन क्या आप घोषणा पत्र जारी कर बेसिकली कंफ्यूज नहीं कर रहे हैं कि आप सचमुच एक हैं या नहीं है? मुझे सबसे पहले तो ये बताइए, आपने बंदर अफ्रीका के जंगलों से क्यों बुलाए? नहीं, मैं आपके घर के पास से भी बुलवा सकता था, हालांकि जंगल तो वहां पर भी है। हमारे यहाँ लंगूर होते हैं और वो इतने वाइज होते हैं, मुझे मुझे लगता है उनको पता होता है कि मक्खी अगर है तो उसको तलवार से नहीं मारना है। पर जिन बंदरों का आप जिक्र कर रहे हैं उनमें सही में ये दिमाग नहीं होगा। पर हाँ, ठीक है। आपके सवाल पे आते हैं। एक दूसरे के ऊपर मुझे ऐसा लगता है कि इन घोषणा पत्रों को अगर बहुत गंभीरता से लें तो एक पार्टी का दबाव दूसरी पार्टी के घोषणा पत्र पर अपने आप पड़ जाता है। अब हम आते ही आरजेडी कहती है कि अगस्त के महीने से 15 अगस्त से आज़ादी के दिन से हम ऐसे आज़ाद कर देंगे, करोड़ों नौकरियां दे दी जाएंगी। अब ये दबाव कांग्रेस पे आएगा। ये तो वो तब कर पाएंगे ना जब प्रधानमंत्री आरजेडी का हो, जब आरजेडी सरकार बना रही हो। सरकार बना रही है, अगर बनाती है तो वो बनेगी। वो एक गठबंधन सरकार है, इंडी अलायंस है। अब वो इस घोषणा पत्र को कैसे पूरा कर पाएंगे, ये एक सवाल है। और कांग्रेस से भी यही सवाल पूछा जाएगा, आप कैसे कर पाएंगे। यही सवाल दूसरी तमाम पार्टियों से अभी आपका तो अपना खुद का 48 पन्नों का घोषणा पत्र है भाई। हाँ, 48 पन्नों, उसको उसको पूरा करना है। मुझे ऐसा लगता है कि इन पार्टियों ने सब ये चीज़ मान ली है कि घोषणा पत्र जारी करने के बाद में उसे गंभीरता से कोई नहीं लेता। वो सिर्फ एक कहने भर की चीज़ें होती हैं। अगर इसे लेकर के बहुत ज़्यादा गंभीरता होती तो सारी की सारी पार्टियां साथ में बैठती हैं और एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पहले ही बन जाता, क्योंकि ये चुनाव के बाद का अलायंस नहीं है, चुनाव के पहले का घोषित अलायंस है। तो यहाँ तो कर देना चाहिए था पहले से ही। पर सब मिल बांट कर लेते हैं ना। आप देखिए, कांग्रेस की कुछ घोषणाओं का हिस्सा समाजवादी पार्टी में था, कांग्रेस की कुछ घोषणाओं का हिस्सा आरजेडी के भी घोषणा पत्र में है। जैसे 500 रुपए में गैस सिलेंडर, गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना, ये तो घोषणाएं कांग्रेस ने भी की हैं। भाई, आप एक कॉमन घोषणा पत्र नहीं बना पाए। घोषणाएं तो बीजेपी ने भी की हैं, ये तो आप समझ लीजिए सब में कॉमन है। यानी एक आदमी को सारे घोषणा पत्र पढ़ने के बाद में अगर कोई इतना वाइज है और वो तलवार वाला नहीं है, तो फिर अगर वो इतना वाइज है, वो उस घोषणा पत्र को पढ़ेगा तो कम से कम ये कह सकता है कि ये इतनी चीजें जो तो होने ही वाली हैं, इसलिए क्योंकि ये सभी के घोषणा पत्र के अंदर हैं। तो ये वो कुछ चीजें हैं जो सबके घोषणा पत्र में, इंडिया अलायंस में भी आपको दिखाई दे रही हैं। वो ऐसी चीजें हैं जो अगर सरकार बनती है तो ये पूरी कर सकती है। देखिए, कॉमन घोषणा पत्र निकाल रही है, कोई कंफ्यूजन नहीं। आरजेडी का जो घोषणा पत्र है वो थोड़ा सा बिहार स्पेसिफिक ज्यादा दिखता है और ये उन दिनों की याद दिलाता है जब कांग्रेस नीति सरकार हुआ करती थी और बिहार से एक शख्सियत को रेल मंत्री बनाया जाता था या किसी और राज्य से किसी शख्सियत को रेल मंत्री बनाया जाता था। तो जो रेल का जो बजट होता था उसमें आप देखेंगे उन राज्यों के लिए स्पेसिफिक घोषणाओं की अच्छी खासी वैल्यू होती थी। तो आप बेसिकली, अब है तो रीजनल पार्टियां ही, अब जब आप ये वादा करते हैं कि हम अग्निवीर बंद करेंगे तो आप कांग्रेस के बिहाफ पर ये वादा कर रहे हैं, लेकिन क्या कांग्रेस ने ये वादा अपने घोषणा पत्र में डाला है? या आप जो भी वादा कर रहे हैं क्या वो कांग्रेस के साथ सहमति में है या कांग्रेस से इतर आपका खुद का है? ये क्लैरिटी तो आनी चाहिए ना। बिल्कुल। अभी बंदर और लंगूर 2 शब्द आए थे। बंदर आपने कहा था और लंगूर राहुल जी ने कहा था। आपके साइड कम होते हैं। मैं पुरानी कहावत पे जाता हूँ। एक पुरानी कहावत है, लंगूर के हाथ में तो अंगूर। तो यहाँ पर जिस तरह से घोषणा पत्र बनाया गया है, एक तरह से कह सकते हैं कि हाथ में अंगूर आ गया है। वैसे उनको घोषणा पत्र बनाना है, किसी भी तरह से जनता को लुभाना है, वही काम यहाँ पर आरजेडी द्वारा किया गया है। एक पत्रकार के तौर पर थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल लैंग्वेज हो गई, लेकिन ठीक है, एनालिसिस है। फ्री स्पीच के तहत
एक मार्जिन दी जानी चाहिए। लेकिन एक खास बात जो आरजेडी के घोषणा पत्र में मैंने देखी, जो कांग्रेस के घोषणा पत्र में नहीं थी, जबकि उस पर सबसे ज्यादा उछल कूद कांग्रेस ने मचाई है, वो है ओपीएस। आरजेडी के घोषणा पत्र में है। अब या तो कांग्रेस के घोषणा पत्र के बाद, चूंकि कांग्रेस से बार बार ओपीएस पूछा जा रहा था कि भाई कहां है आप कहते हो हमारी सरकार हिमाचल में ओपीएस की वजह से बनी, तो फिर आप उसे पूरे देश में क्यों नहीं लागू करना चाहते, कहां है आपके घोषणा पत्र में? तो या तो कांग्रेस ने बैकडोर से ये ओपीएस आरजेडी के घोषणा पत्र में उसकी एंट्री करवाई है ताकि उसे वो अपना बचाव कर सके, और या फिर ये आरजेडी ने खुद से किया है, हो सकता है, जिसे लेकर कांग्रेस असहज रहे, क्योंकि घोषणा पत्र जारी करते वक्त सवाल पूछा गया था कांग्रेस से, जवाब नहीं आया। आरजेडी का घोषणा पत्र अगर आप देखेंगे और सपा का भी घोषणा पत्र अगर आप देखेंगे तो वो नेशनल फ्रेम को ध्यान में रखते हुए नहीं है। सबकी अपनी अपनी इच्छाएं हैं और मुझे लगता है कि वो बिहार के चुनाव को बहुत ज़्यादा मद्देनज़र रखते हुए अपनी बात बताना भी चाहते हैं, और न सिर्फ वो बात बताना चाहते हैं बल्कि उनका जो मेन सिंगल मेरे ख्याल से टारगेट है वो बिहार का चुनाव है। कांग्रेस किस स्थिति में रहती है, किस स्थिति में नहीं रहती है, तेजस्वी यादव को इससे बहुत ज्यादा फर्क, आरजेडी को, लालू यादव को इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं। इसीलिए हास्यास्पद है ना जब आप ये कहते हो कि 15 अगस्त से देश में नौकरी देना शुरू कर देंगे। सबसे पहले तो वो 30 लाख जो कांग्रेस ने सेंट्रल वैकेंसीज को भरने के लिए कहा है, और उसके बाद कुल 1 करोड़ 5 सालों में। पर वो देगा कौन और देंगे कैसे? ये सबसे पहले तो अगर आप घोषणा पत्र जारी करते हैं, मुझे लगता है कि इसके बाद में एक सवाल दूसरा ये होना चाहिए कि हम देंगे कैसे, ये भी क्लियर करना चाहिए। दे देंगे, कर देंगे, हो जाएगा, ये बड़ी कैजुअल अप्रोच होती है। लेकिन एग्जैक्ट डेट बताइए, देखिए इस बात की तो तारीफ करनी होगी, ये आरजेडी ने डेट बताई है एग्जैक्टली, इस तारीख से हम चालू कर देंगे। उन्होंने ये उनका ये थोड़ी कहना है कि आप समझिए कि डेट बताई है, वो ये तब हो पाएगा ना जब आरजेडी अपने अपने आप को सत्ता में उस तरीके से स्थापित कर पाती है, या फिर कोई ऐसा चांस बन जाता है कि वो प्रधानमंत्री लालू यादव बन जाएं, तब जाकर के वो अपनी सारी स्कीम्स को अक्षरशः लागू कराने की स्थिति में होते हैं। अगर कोई दूसरा बनता है या दूसरे की सरकार होती है तो फिर वो अपने आप को कहाँ, ये तो कहने की बातें कह देंगे अभी हमारे पास फंड्स नहीं है। आप तो पुराने जुमले जानते हैं, कह दिया जाता है भाई पुरानी सरकार कुछ छोड़ के नहीं गई, सारा खजाना खाली है इसलिए हम नहीं कर पाते, हमारी तो इच्छा थी, हमको पता ही नहीं था ट्रेजेडी का हल क्या है, आज जाकर के हमने जाना है। तो इस 15 अगस्त को अगली 15 अगस्त पे शिफ्ट करते हैं, और उस 15 अगस्त को अगली 15 अगस्त पे शिफ्ट करते हैं। बहुत पुराना गाना है ना, हम होंगे कामयाब एक दिन, वो एक दिन समझ में नहीं आता कौन सा है। और देखिए अभी तो आप ऐसा समझिए कि अगर आईएनडीआईए की सरकार आती है तो पहले तो वो आपस में सारे दल बैठकर एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएंगे। जो अभी खुलकर समर्थन में नहीं आए हैं वो बाहर से समर्थन देने के नाम पर जुड़ेंगे, ताकि कोई ना कोई मंत्री पद या कोई ना कोई पावर मिले, और उसके बाद एक खिचड़ी टाइप की स्थिति बनेगी, और उस खिचड़ी टाइप की स्थिति में फिर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा, और उसके बाद किसे कितनी सीटें मिली हैं के हिसाब से मंत्री पद देना है नहीं देना है, इन सारी में तो 15 अगस्त कॉम्प्लिकेटेड डेट है बहरहाल। लेकिन इसी सवाल को मैं अगर कंटिन्यू करूं तो बीजेपी ने इसे हाथों हाथ लपका है। अब देखिए अनुराग ठाकुर ये कह रहे हैं कि टुकड़े टुकड़े गैंग का अलायंस हुआ है और घोषणा पत्र भी टुकड़ों में आ रहा है। अब बिल्कुल घोषणा पत्र जिस तरीके से आया है, जैसे कि चुनाव से पहले इनका जब बन गया था, गठबंधन हो गया था, तो घोषणा पत्र भी एक होना चाहिए था, अनेक की स्थिति में नहीं होना चाहिए था। अब लेकिन यहाँ हर दल अपना अपना घोषणा पत्र दे रहा है, तो इससे क्या है, आम जन भी कन्फ्यूज है, मतदाता भी कन्फ्यूज है, और जैसे कि कहा गया है टुकड़े टुकड़े, तो वाकई ये टुकड़े टुकड़े वाली स्थिति देखने को मिल रही है जिस तरह से ये जितने भी घोषणा पत्र आ रहे हैं। और फिर जहाँ तक बात की जाए ये जुमलों वाली बात, तो जब चुनाव आते हैं, चाहे चुनाव विधानसभा के हों चाहे लोकसभा के हों, जनता को कहीं ना कहीं भ्रमित करने के लिए जुमलों का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल। और देखिए जो वादे अगर आप देखेंगे मोटे तौर पर आरजेडी की घोषणा पत्र को, तो जैसे मैंने कुछ वादे तो आपको गिना दिए, 10 फसलों पर एमएसपी और 200 यूनिट बिजली फ्री। ये बिजली फ्री वाला पोर्शन भी अगर आप देखेंगे तो जो लास्ट बजट प्रधानमंत्री मोदी ने दिया उसमें सोलर एनर्जी से जोड़कर जो 300 यूनिट फ्री बिजली की बात की, आगे का सपना दिखाया, उसकी एक कॉपी देखने में लगता है। लेकिन जो पॉइंट मैं कहना चाहता हूँ वो ये कि सियासी तौर पर किसी मुद्दे को विपक्ष भुना पाया हो या ना भुना पाया हो, लेकिन उन वादों को जरूर अपने घोषणा पत्र में शामिल कर रहा है जिस पर स्वतः स्फूर्त लोगों का विरोध देखने को मिला, जैसे अग्निवीर के वक्त। हालांकि उस पर बहुत सी क्लैरिटी अभी भी आना बाकी है, और फंक्शनिंग में देखना है कि वो कितना सफल है कितना सफल नहीं है। जब तक वो नहीं हो जाता तब तक उस पर वो बहुत अच्छा है या बहुत खराब है ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन इस तरह की चीज़ों को डाला गया है। अगली खबर जो ऐसी ही किसी योजना पर कैसे क्रेडिट के वॉर की है, वो दरअसल आज रही। अर्जुन मेघवाल मंच पर मौजूद थे, सुभाष गर्ग आपके इलाके से आते हैं, वो मंच पर मौजूद थे, और अर्जुन मेघवाल ने बार बार सुभाष गर्ग
का अटेंशन खींचते हुए या उन्हें पिंच करते हुए, इसको आप जिस रूप में ले लें, ये बताया कि जो गहलोत सरकार की मुफ्त अनाज योजना थी उसमें थैला तो अशोक गहलोत का था लेकिन माल तो मोदी जी भिजवाते थे। सुभाष गर्ग जी तब उस सरकार में थे, सुभाष गर्ग जी सुनिए तो, तब आप उस सरकार में थे और आज मैं आपको बता रहा हूं कि वो थैला था सिर्फ अशोक गहलोत का, माल उसमें मोदी जी का ही था। अप्रिय स्थिति बन गई अलायंस के बाद में। और जिस गहलोत जी के थैले की वो जिक्र कर रहे थे, उस गहलोत जी के थैले के गर्ग साहब बड़े नज़दीक हुआ करते थे, बहुत नज़दीक। अगर उस थैले के सबसे ज़्यादा नज़दीक कोई लोगों का कोई कोरम हो, कोई ग्रुप हो, तो उस ग्रुप के अंदर आप गर्ग साहब को पाएंगे। पिंच करना, चुटकी लेना, ये सियासत में अपना मज़ा है। और जो थैले के अंदर माल की बात थी, अब तो वो थैले की पैकेजिंग सुभाष गर्ग साहब की चेंज हो गई। वो तो खुद अब एक नए थैले में है। अब उनकी इच्छा रही न रही हो, लेकिन उनके यहाँ तो केंद्र से नेतृत्व से गहलोत जी के थैले से निकलकर मोदी जी के थैले में आ गया, तो थैला तो यहाँ बढ़ गया, पैकेजिंग बढ़ गई। थोड़ी बहुत चुटकियाँ लेंगे, पर वो अब उनको रहना बीजेपी के साथ है, बीजेपी के साथ चलना है। अब उनके पास भी ये होगा कि साहब आप अपनी तरफ से डिलीवरी देकर के बताइए, क्योंकि आप अलायंस में पार्टनर हैं। अब ये अलायंस वैसा वाला तो है नहीं जैसे कांग्रेस का होता है कि आप वायनाड में चुनाव लड़ लें और यहाँ पे आप गठबंधन कर लें। ये जो अलायंस हुआ है ये तो ऑल ओवर इंडिया है। आरएलपी को पूरा सहयोग देना ही पड़ेगा। और आरएलडी सर, इतने सारे नाम हो गए, आरएलपी को समर्थन देना पड़ेगा। और अब उनसे ये पूछेंगे साहब आप किस तरह से हम लोगों के साथ कितने वोट ला सकते हैं। भरतपुर सीट फंसी हुई सीट है, बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति में, ब्रिलियंट स्थिति में बीजेपी हो ऐसा नहीं है। और वहाँ के लोग मजाक को उसी तरीके से लेते हैं जिस तरीके का इस्तेमाल अर्जुन राम मेघवाल ने किया है। तो उनके लोगों को वो बहुत बात पसंद आई होगी। मुझे नहीं लगता कि इसको किसी भी तरीके से सुभाष गर्ग ने इन बैड फेथ लिया होगा। उन्होंने भी इसको उसी चुटकी को उसी मज़े में ले लिया होगा। ये उस तरह का इशू नहीं बन पाया जिस तरह का इशू, अगर आपको याद हो कि ये सेम घटना, मुझे पता नहीं कि वो नहीं कहते हैं कि अगर आप अपनी गलतियों से सीख नहीं लेते हैं तो इतिहास अपने आप को दोहरा सकता है। हालांकि जो इतिहास में ये घटना मेरे को देखने को मिली वो हालिया इतिहास में ही हुई है और कांग्रेस में हुई है। शांति धारीवाल और प्रहलाद गुंजल जब एक मंच पर थे, आपको याद होगा, उसी दौरान इसी तरह का एक पिंच ही किया गया था और उसमें भी ये कहा गया था कि तब आप वहां थे, अब आप कहिए कि नहीं। और यहाँ पर भी अर्जुन मेघवाल वही करते हुए नजर आए, लेकिन वो एक इशू था और ये फ्रेंडली रहा। अब बिल्कुल इशू था, जिस तरह से शांति धारीवाल ने कहा था, पूरी तरह से यही कहा था कि जब आप भाजपा में थे, आपने मेरे ऊपर जितने भी आमजन से ये कहिए कि भाई वो केवल आरोप लगाए गए थे, तो ये सब बातें सामने आती हैं। जहाँ तक बात की जाए डॉक्टर सुभाष गर्ग की, जो बिल्कुल राहुल जी ने बिल्कुल सही कहा था कि अगर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की टीम को देखें तो टीम के लीडर के रूप में हमेशा नजर आए सुभाष गर्ग। आपको ध्यान होगा कि जब वो मंत्री थे तो जोधपुर, जहाँ से कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आते, उसके जिला प्रभारी मंत्री भी रहे। और जो दल बदल वाली बात जरूर देखने को मिली है, चाहे उसको थैला नाम दे दो या दल बदल नाम दे दो। मैं थोड़ा सा डिफर करता हूँ। धारीवाल और गुंजल के बीच, दोनों के बीच बड़ी पर्सनल अदावत थी। ये राइवलरी बहुत पर्सनल थी, बहुत कहना चाहिए कशमकश रही है। वो रिलेशन कभी फ्रेंडली हुए ही नहीं। उस मंच के ऊपर एक दिन में वो सारी चीज़ें पास्ट भूल करके, मुझे नहीं लगता कि वो होना भी संभव था। लेकिन अर्जुन राम मेघवाल और सुभाष गर्ग के बीच में ऐसा कुछ नहीं है। दोनों बड़े मैच्योर पॉलिटिशियंस हैं और ये मजाक भी समझते हैं अच्छे से। आते हैं, यहाँ तक है, दोनों ही शिक्षा के क्षेत्र से आते हैं। और जहाँ तक सुभाष गर्ग के बात की जाए तो अब जैसे जिस तरह से चुनाव लड़ा भरतपुर से, तो उस समय कांग्रेस साथ थी। चुनाव जीतने के बाद सत्ता आ गई, भाजपा सरकार बन गई। अब वो सत्ता के साथ फिरें, क्योंकि उनका अलायंस हो चुका है। और जैसा कि पहले कहा भी जा रहा है, ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि सरकार में कोई ना कोई पद पर देखने को मिले सुभाष गर्ग। तो जिस तरह से पूरा प्रचार प्रसार सुभाष गर्ग को थमाया गया है, तो कह सकते हैं कि जिस तरह से सोशल इंजीनियरिंग भाजपा करती आई है, तो वोट बैंक को संभालने की कोशिश की जा रही हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एक और खास बयान जो आज सुर्खियों में रहा है और काफ़ी ट्रेंड कर रहा है बीते 24 घंटे में, बार बार घूम फिर कर, कई बार मेरे पास व्हाट्सएप पर भी आया, किरोड़ी लाल मीणा का बयान। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहने वाला हूँ। किरोड़ी लाल मीणा महुआ में खड़े थे और देखिए, महुआ तो आप समझ सकते हैं, किरोड़ी लाल मीणा और महुआ एक दूसरे का एक तरह से पर्याय हैं। वो वहाँ पर ये कहते हैं महुआ कि अगर महुआ से लोकसभा चुनाव में स्पेसिफिक वो महुआ विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहे हैं, वो उस पर नजर रखेंगे। अगर महुआ से बीजेपी नहीं जीती तो मंत्री पद त्याग दूंगा, तुम्हें कसम है इस बात की। मुझे लगता है किरोड़ी लाल मीणा के ऊपर अब दबाव है
और ये बड़ा दबाव है। कल की रैली जब आपने देखी, किरोड़ी लाल मीणा को बिल्कुल फ्रंट सीट पर रखा गया। उस रोड शो में भजनलाल नहीं थे, मुख्यमंत्री नहीं थे। उस रोड शो के अंदर मोदी थे, प्रत्याशी थे, और साथ में अगर कोई था तो वो किरोड़ी लाल मीणा थे। और किरोड़ी लाल मीणा बाद में एक व्यक्ति और दिखने लगा था लास्ट आते आते, लेकिन वो कौन है ये बड़ी चर्चाएं चलती रही और बाद में समझ में आया कि वो जिले का ही एक पदाधिकारी था। हाँ, पर उस बीच में किरोड़ी लाल मीणा के कुछ इशारे भी ऐसे हुए जो बहुत सुर्खियां बटोर रहे थे। बड़ा मजा आया उनको देख करके, वो उनकी एक स्टाइल है। कुछ दिनों पहले एक कमेंट आया था सचिन पायलट का। उनका कहना यह था कि अगर आप यहाँ से कांग्रेस को जिता देते हैं तो आपके किसी मंत्री पद जाने वाला नहीं है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। उनका इशारा किस तरफ था? आज उसी इशारे का जवाब, आज या कल उसी इशारे का जवाब किरोड़ी लाल मीणा ने दिया है कि नहीं, आपको वोट करना है। और वोट करने के लिए वो महुआ को क्यों कह रहे हैं? महुआ के अंदर उनकी भी कुछ पर्सनल राइवलरीज हैं। कुछ ऐसे नेता हैं जिनसे उनको लगता है कि तो इतनी ठेस पहुंचेगी कि वो त्याग पत्र दे देंगे। ये नाक का सवाल होता है। आप देखिए, अगर आप किसी क्षेत्र से आते हैं और आपके ऊपर उस पार्टी में रहते हुए ये तमगा है, ये तुर्रा है आपके, कि आप उस पूरे समाज के एक छत्र राज रखते हैं, उसके ऊपर आप जैसा कहेंगे वैसा होगा। आपने वो छवि बनाई है अपनी, और अगर आप उस छवि को मोदी एरा में मोदी के साथ रहते हुए साबित नहीं कर पाते तो इसके बाद में तो मुश्किलें होती ही हैं। ये बात स्वप्निल आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है, क्योंकि अब बात उनके ऊपर आई है, उनको टारगेट्स दिए गए हैं, उनको प्रूव करने के लिए कहा गया, और उनको ये भी अब पता है कि साहब अगर ये टारगेट्स पूरे नहीं होते तो मेरे साथ दिक्कत हो सकती है। किरोड़ी लाल मीणा सिर्फ महुआ ही क्यों? मेरा कहने का मतलब है कंप्लीट दौसा क्यों नहीं? तो उसका रीजन तो तकरीबन सब लोग जानते ही हैं कि भाई क्यों महुआ है। लेकिन क्या सचमुच पार्टी के ऊपर से इतना दबाव किरोड़ी लाल मीणा पर अब डाल दिया गया, इतना भरोसा जता दिया गया है कि आप अपने आप को साबित करो? ये आपके लिए वो पीरियड है जिसमें आप अपने आप को साबित करेंगे, नहीं तो फिर पार्टी आपके भविष्य को लेकर आगे सोचेगी। अब बिल्कुल देखो, एक बात और है इसमें स्वप्निल, ये भी देखना होगा कि अब से पूर्व जब विधानसभा चुनाव हुए थे राजस्थान में, तो कई जो मीणा समाज के जो राजनीति में अपना वर्चस्व रखते हैं या राजनीति से अपना संबंध रखते हैं, तो उन्होंने ये आरोप लगाए थे भारतीय जनता पार्टी में जाने का मतलब है कि हमको किरोड़ी लाल मीणा के रास्ते होकर जाना पड़ेगा। मतलब भारतीय जनता पार्टी में अगर किसी मीणा समाज के आदमी को राजनीति करनी है तो उसको कहीं ना कहीं होकर किरोड़ी लाल मीणा को साधना होगा। ये बात सार्वजनिक हुई थी विधानसभा चुनाव में। तो अब यहाँ पर जो दौसा जो विधानसभा क्षेत्र है, मीणा मतदाता बहुतायत में है, तो भाजपा की ये पूरी कवायद रहेगी या उन पर किरोड़ी लाल मीणा पर प्रेशर है कि भाई आप किसी भी तरह से जो मीणा समाज का वोट है, या खास करके जो उन्होंने महुआ की कहा है, तो महुआ के क्या है, उनके खुद का लगाव भी है, क्षेत्रीय लगाव है, सभी जातियों से उनके संबंध है। तो इसलिए उन्होंने कसम दिलाई कि भाई अगर मुझे मंत्री पद पर देखना चाहते हो तो आपको वोट करना। अच्छा, खास बात और है, मुरारी लाल मीणा ने हाल ही में कमेंट करते करते ये कहा था कि मैं उनका फूफा हूँ, और उस पर जवाब आ गया कि तुमने बुआ का टिकट कटवाया, फूफा तुम्हें मैं हराऊंगा। मीणा समाज के अंदर आप समझिए एक दूसरे के साथ संबंध बड़े सामान्य हैं, और सब एक दूसरे का, अगर कोई बैठेगा लेकर के पोथी तो कोई ना कोई किसी ना किसी का संबंधी निकलेगा। ऐसे राजनीतिक बयान चलते रहेंगे। अब ये अगर कन्हैया लाल का कोई दूर का रिश्तेदार ढूंढने निकलेंगे तो वो भी आपको मिल जाएगा। तो ये रिश्तेदारियां हैं, रहेंगी, और उन्होंने उसी के ऊपर चुटकी ली है। और ये मीणा गेम वॉर आपको दौसा में होता हुआ दिखाई दे, कम से कम परिसीमन से पहले तो यही हालात रहेंगे। जब तक इधर भी मीणा होंगे उधर भी मीणा होंगे तो ये मज़ा चलते रहना है। और अब एक बयान जिसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, उस पर आने से पहले एक छोटी सी बात मैं ये कह दूं कि कांग्रेस लगातार सीएम भजनलाल को पर्ची की सरकार कहती रही है, भजनलाल सरकार को पर्ची की सरकार कहती रही है। और आप देखिए कितना ब्रिलियंटली इसका जवाब देने के लिए ये रणनीति बनाई गई कि अब कार्यकर्ताओं को पर्चियां दी जा रही हैं और वो पर्चियां घर घर पहुंचाया जा रहा है। मतलब एक मुंहतोड़ जवाब आप इसे कह सकते हैं कि तुमने सिंबोलिज्म को पकड़कर वार किए, तो देखो सिंबोलिज्म का मैक्सिमम उपयोग कैसे होता है। हाँ, ये अब से नहीं है, अगर अब देखा जाए तो 2014 से इसको हम देख सकते हैं। जब मोदी जी को चाय वाला कहा गया तो हमने प्रचार प्रसार के दौरान देखा था नमो चाय, नुक्कड़ों पे लोग बैठते थे और नमो चाय वाला ट्रेंड आया। अगले इलेक्शन में चौकीदार चोर है शब्द का आया, तो फिर हर व्यक्ति ने ये लिखा मैं भी चौकीदार, आया, आपने देखा। और अब मोदी का परिवार, समझना मेरी बात को, मोदी का परिवार आया। इसी तरीके से अब जब
मध्य प्रदेश में या राजस्थान में जब सरकार बननी थी तो मुख्यमंत्री कौन होगा? पर्ची के माध्यम से सबको पता है। तो अब जैसे आरोप लगे भाई ये पर्ची की सरकार है या पर्ची के मुख्यमंत्री हैं, तो उसी का जवाब कि हम तो हर घर घर पर्ची भेज रहे हैं। एक कहने की कोशिश है कि भाजपा का हर कार्यकर्ता मैं यही कहना चाह रहा हूँ, ब्रिलियंट स्ट्रेटेजी है। ब्रिलियंट स्ट्रेटेजी है और ये स्ट्रेटेजी टॉप से चलती है, बॉटम तक चलती है। अभी आपको कई सारे एग्जांपल्स दे दिए मनोज ने। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ, अभी बीजेपी के ऊपर आरोप लगे कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं उसे लेकर के ये जो भी सब कुछ सामने आ रहा है, इससे बीजेपी फंस जाएगी। मैंने पहली बार प्रधानमंत्री मोदी को किसी इंटरव्यू में बोलते हुए सुना, और जब मैं उनको सुन रहा था तो मुझे दिखाई पड़ा कि उनकी आंखों में जवाब देने के लिए कितनी आतुरता थी। उन्होंने कहा कि अगर ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जो प्रोसेस है इसको मेरी तरफ से, मोदी की तरफ से बनाया ही नहीं जाता तो पता ही नहीं चल पाता कि ये पैसा जाता कहाँ है, कौन देता है। क्योंकि ये प्रोसेस मेरी तरफ से बनाया गया, इसीलिए आज ये पता चल पा रहा है। और उसके बाद में आप चाहें तो किसी को दोषी ठहरा दें, लेकिन 2014 से पहले कोई पता लगा पाता था क्या किसने किसको कितने पैसे दिए? बीजेपी ये कुछ वैसा ही है जैसे आरटीआई को लेकर कांग्रेस समय से, ठीक है भ्रष्टाचार सामने आया, लेकिन हमारी आरटीआई के जरिए आया था ना। आरटीआई हमारी थी। उसी तरीके से नरेगा को वो ओन करते हैं, ठीक ऐसे ही कि बशर्ते नरेगा में भ्रष्टाचार होता हो, लेकिन एक आम आदमी के घर पे पैसा पहुंचाने की अगर कोई स्कीम बनी तो वो नरेगा थी। बीजेपी ने गेम को कहते हैं टर्निंग द टेबल, उनने इस गेम को बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया है। ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज, किस तरीके से कोई मुद्दा मिले और पर्ची को मुद्दा बना करके पर्चे बंटवा दिए जाएं और उसका फायदा लिया जाए। और आखिरी वो बयान जिस पर मैं आ रहा हूँ, तेजपाल मिर्धा, लोग भूले नहीं हैं, भूल भी नहीं पाएंगे इस बयान के बाद। उन्होंने ये साफ कर दिया है कि मैं बीजेपी में नहीं जाने वाला हूँ, मैं निर्दलीय रहूंगा, जब तक निष्कासित रहूंगा कोई दिक्कत नहीं है। और कांग्रेस को ये समझाते रहूंगा कि आरएलपी का साथ देकर दरअसल आपने कांग्रेस को खत्म करने का काम किया है इलाके में। ये देखो, मैंने क्षेत्र का और जिले का नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन ये बात ज़रूर है कि जहाँ जहाँ कांग्रेस ने गठबंधन किया है वहाँ वहाँ कांग्रेस कमज़ोर ज़रूर हुई है। और जिस तरह का ये बयान आया है तो कहीं ना कहीं वाजिब होगा, उनको लग रहा होगा कि कांग्रेस कमज़ोर हो सकती है। तेजपाल मिर्धा इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि एक तो 6 साल का निष्कासन होता क्या है, कभी हुआ किसी का पूरा होते देखा आपने? जैसे ही चुनाव आएंगे फिर से वही दुपट्टे उड़ाने का सिलसिला शुरू होगा और फिर पार्टी में अरे आप आए, हमारा तो नैसर्गिक आवास यही था, परिंदा उड़ के जब एक जहाज से जाता है तो उड़ के वापस उसी जहाज पे आता है। इस तरह के जुमले सुनाई देने लग जाते हैं। उनको पता है लोकसभा चुनाव में हुआ ये गठबंधन बहुत लंबे वक्त तक एक्टिव रहने वाला नहीं है। और तेजपाल मिर्धा का जो करियर है वो कांग्रेस के अंदर चलना है। इसी तरीके से दुपट्टा उड़ा कर तेजपाल मिर्धा ने बकायदा आंकड़े गिनाए कि देखिए अब तक आपको इस पर्टिकुलर इलाके से इतने वोट मिलते थे, और जब आपने मुझे टिकट दिया, आपका देखिए ग्राफ मैंने कहां पहुंचाया, आप वापस उस ग्राफ को नीचे करना चाहते हैं। अपने बारे में। और वो स्टैटिक्स उन्होंने सामने रखी और वो इस स्टैटिक्स के माध्यम से ये भी बताना चाह रहे हैं कि मेरे जाने से आपके कितने वोट जाने वाले हैं। मैं कांग्रेस के लिए प्रचार, अब कांग्रेस में तो है नहीं, कांग्रेस के लिए प्रचार भी करते हुए ये आरोप तो ये लगा कि कांग्रेस के लिए प्रचार नहीं कर रहे। कांग्रेस के साथ साथ एक व्यक्ति का व्यक्तिगत संबंध भी होता है, जो उनका संबंध है और वो भी जिम्मेदारी है। अब अपने रिलेटिव्स के लिए भी उनको अपनी जिम्मेदारी निभानी है और मुझे लगता है वो मुक्त हैं। अब वो जिम्मेदारी अगर चाहें तो निभा सकते हैं, उनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगेंगे। और अगर खेलना ही है तो वो खुला खेल सकते हैं और अपनी उपयोगिता बता सकते हैं। पर उनको ये पता है कि उनका अल्टीमेटली किसी भी सूरत में वापसी कांग्रेस में होनी है, इसलिए उन्होंने ये जरूर जोड़ करके बोला कि मैं बीजेपी में नहीं जा रहा हूँ। हाँ, अगर वो बीजेपी में जाने की बात कहते नहीं चल रहे हैं, अगर वो बीजेपी में जाने की बात कहते हैं तो ये एक मेरे ख्याल से उनके लिए, उनके पॉलिटिकल करियर के लिए एक गलत स्टेप हो जाता। नहीं, गोइंग विद द फ्लो, मतलब जब सारा जो लहर है, सारी जो बहाव क्षेत्र है, अगर वो बीजेपी की तरफ जा रहा है और वो भी उसमें चले जाए